This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः माघ कृष्ण षष्ठी दिनांक 22 फेब्रुवारी 2022 चरक मीमांसा अध्याय 6 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौनिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम कल बात कर रहे थे असात्म इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञा पराधा और परिणाम इसके बारे में। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं थोड़ा जिक्र इंटीग्रेशन और शुद्ध आयुर्वेद के बारे में करूंगा। तो आदमी जो कुछ ज्ञान ग्रहण करता है तो उसका पूर्व ज्ञान, उसका पूर्व अनुभव, उसके आधार पर उसकी बुद्धि बनती रहती है। और ये पूर्व जो है वो इस जन्म से ही जुड़ा हुआ ऐसा भी नहीं है, पिछले जन्मों से भी जुड़ा हो सकता है। ज्यादातर इसी जन्म से जुड़ा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण हो, जिस प्रकार का एनवायरनमेंट इस प्रकार का हो, उसके आधार पर उसका सोचने का तरीका, उसका समझने का तरीका बन जाता है। और फिर उसकी जो रिएक्शन होती है, प्रतिक्रिया होती है किसी भी चीज के लिए, चाहे बोलने की हो या किसी क्रिया करने की हो, वो उस ज्ञान के आधार पर उसके बुद्धि के आधार पर उस प्रकार से होती है। और ये बुद्धि हर व्यक्ति के अलग अलग इस प्रकार की होती रहती है। इसीलिए मैंने कल कहा कि गुरु एक ही ज्ञान सभी शिष्यों को देता है, लेकिन हर एक का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। ये कल एक मुद्दा उठाया था, मुद्देर विशेष तत्रासीन नोपदेशांतरम मुने है। तंत्र से करता प्रथम अग्निवेश तो भवत। तो आत्रेय ने अग्निवेश को कुछ अलग उपदेश इस प्रकार का नहीं किया था, लेकिन वो खुद ही इतनी उसकी बुद्धि विशेष थी कि वो पहला तंत्रकर्ता बन गया और उसका तंत्र आज भी प्रचलन में है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सहज बुद्धि और वैनायकी बुद्धि, ये दो कल इसके बारे में बहस थोड़ी सी हुई थी। तो सहज जो है वो
जन्म से जो हमें मिली है बुद्धि और वैनायक जो है वो शास्त्र अनुभव इसके आधार पर उस बुद्धि को हम किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, किस प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं, ये सभी बातें इसमें आ जाती है, वैनायक बुद्धि के बारे में समा जाती है। अब जो सहज कह रहे हैं वो भी पिछले अनेक जन्मों का सहज और वैनायक बुद्धि का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये एक अलग बात इस प्रकार की होगी। तो किसी की बुद्धि किसी क्षेत्र में विशेष रूप से चलती रहती है। और एक कालिदास का वचन है, नहीं कंचित कश्चित अविषय बुद्धिमताम नाम, कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कोई भी विषय अविषय नहीं है, वो सभी विषयों को समझ पाते हैं। लेकिन खास करके विशिष्ट किसी विषय में उसकी गति ज्यादा होती है, और उसके उदाहरण भी बताए जाते हैं कि एडिसन का या ऐसा कुछ उदाहरण है कि बिल्लियां घर में आने के लिए, बिल्लिया और उसका छोटा बच्चा, उसने 2 होल बनाए, और जब वास्तव में बिल्ली अंदर घुसी तो बड़ी बिल्ली के साथ उसका बच्चा है वो उसके पीछे पीछे आ गया। 2 होल बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो जो दूसरे क्षेत्र में बहुत ही बुद्धिमान है, उसने भी इस तरीके से सोचा। ये एक अजब उदाहरण इस प्रकार का है। तो शायद एक बात हो सकती है कि वैनायक की बुद्धि विशिष्ट शास्त्र के जरिए संपन्न होती रहती है, तो उस शास्त्र में उसकी गति ज्यादा होती है। लेकिन बुद्धिमान होने के कारण अन्य विषय में भी उसकी गति रहती है। अब सवाल ये उठता है कि एक ही मुद्दे पर बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से बहस करते रहते हैं, और हर एक की सोच अलग अलग इस प्रकार की हो जाती है। तो ये बात क्यों होती है? तो उसके पीछे जो कारण है, उस कारण को ढूंढ कर उसको दूर करना है, ये एक अहम भूमिका होती है। आयुर्वेद की स्थिति को देखकर कोल्हटकर सर बहुत व्यथित थे, और इस स्थिति में सुधार कैसे लाएंगे ये सोच रहे थे। तो उन्होंने निश्चित कर लिया कि वैद्य अपने आप निर्माण नहीं होता, वैद्य को बनाना पड़ता है। उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, अलग प्रयास करने पड़ते हैं। तो उन्होंने वैद्यों को या विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया संस्कृत अध्ययन करने के लिए, मूल टीकाएं पढ़ने के लिए, और क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए किसी वैद्य के पास जाने के लिए। ये मैं बात कह रहा हूँ करीबन मैं जब कॉलेज में था उससे भी पूर्व, 1970 से लेकर अभी 50 बरस उसको हो गए। वो खुद माधव निदान या चरक वाग्भट ऐसा कुछ पढ़ाते थे सुबह, हफ्ते में 2-3 बार। तो हम उस लेक्चर्स को जाते थे। और ये मुक्त था, विद्यादान था। तो इसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ छात्रों में। जब मैंने एडमिशन ले ली आयुर्वेद के लिए, तो मुझे भी 2% मार्क कम मिले एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई करने के लिए, और अल्टरनेट के रूप में मैं आयुर्वेद में चला आया। उस समय मुझे आयुर्वेद के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, आयुर्वेद क्या चीज है, उसकी भी प्रैक्टिस होती है वगैरह वगैरह, कुछ भी मालूम नहीं था। और जैसे मैं कॉलेज में प्रवेश लिया तो पता चला कि यहाँ कुछ होता ही नहीं है।
पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं है। तो खामखा दिन ऐसा ही व्यतीत हो जाता था। तो मेरे साथ अशोक परांजपे करके एक वैद्य था, उसके माता पिता दोनों आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते थे। तो मैंने उससे बोला, अरे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। तो बोला तुम काम करो, मैं तुम्हें एक सर के पास लेके जाता हूँ। ऐसा कह के वो मुझे कोलटकर सर के पास लेके गए। और कोलटकर सर मुझसे करीबन घंटा 1.5 घंटा बोले। और वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, मेरे जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अभी तो मुझे पक्का याद नहीं है वो क्या बोले इस प्रकार से, लेकिन मैं पूरा प्रभावित हो गया। और उसी समय मैंने निश्चय कर लिया कि मैं मेरा जीवन आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दूंगा। आयुर्वेद की ही, शुद्ध आयुर्वेद की ही प्रैक्टिस करूंगा। और पूरा जीवन आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दूंगा। तो वहां से प्रवास शुरू हुआ। फिर सर ने मुझे सलाह दी कि तुम संस्कृत विशारद ज्वाइन करो। वो कोर्स पुनरुज्जीवित हो गया था, बंद पड़ गया था। फिर मैंने व्याकरण लेके एमए किया संस्कृत में। फिर आगे चलकर पुणे यूनिवर्सिटी में एमफिल भी किया संस्कृत में। इसके साथ मैं बहुत सारे वैद्यों के पास जाता रहा। कोलटकर सर ने भी मुझे काफी वैद्यों के पास भेजा। तो वैसे मेरे मुख्य गुरु फणसळकर है, जो गुणे शास्त्री के छात्र थे, डायरेक्ट गुणे शास्त्री से। लेकिन जब उनके पास मैं जाने लगा, उसी समय उनकी उम्र 75 थी। और उन्होंने काफी प्रैक्टिस कम कर दी थी। तो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनसे बहुत ज्यादा नहीं मिला। विचारधन जरूर मिला, उसमें कोई संदेह नहीं है। और विचारधन कोलटकर से बहुत ज्यादा मिला। कोलटकर सर से। अब बात ये हुई कि मेरे बीएमएस पूर्ण होने से पहले ही मेरा एमए हो चुका था। और तुरंत एक मौका मिला अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में अध्यापन करने का। तो मेरा एडिशनल क्वालिफिकेशन बीएमएस और एमए संस्कृत था, तो उसके जरिए मुझे वो पोस्ट मिल गई। डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट थी। और मैं 8-9 बरस वहां रहा, वो डेमोन्स्ट्रेटर ही रहा। मुझे आगे तरक्की के लिए कोई चांस नहीं था, क्योंकि गोलटकर सर मैनेजमेंट के खिलाफ थे। फिर बाद में कोलटकर सर ने पहले इस्तीफा दे दिया, मैंने बाद में इस्तीफा दे दिया और मैं तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में चला गया। फिर अचानक हमने त्रिस्कंद कोश का कार्य आरंभ किया और अचानक कोलटकर सर की मौत हो गई 6 नवंबर 1992। और कोश की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। और मैं काफी स्ट्रगल वहां पे करता रहा, लेकिन सौभाग्य रहा कि कोश का कार्य हम पूरा कर पाए। उसको 19 बरस लगे इन टोटल। और फिर मैंने तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ से इस्तीफा दे दिया और फिर प्रैक्टिस अभी कर रहा हूँ। 2008 को मैंने इस्तीफा दे दिया। 2008 से केवल प्रैक्टिस में हूँ। फिर ये गुरुकुल का माहौल शुरू हुआ। बेंगलोर की ओपीडी शुरू हुई। अभी कोविड-19 की वजह से 2 बरस से बेंगलोर की ओपीडी बंद है। तो उस जमाने में ये इंटीग्रेशन के बारे में और शुद्ध आयुर्वेद के बारे में काफी बहस चलती रहती थी। तो कोलटकर सर ने बताया कि वेणुमाधव शास्त्री जोशी शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सक, बागेवाड़ीकर शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सक, वो इंटीग्रेशन के पक्ष में शुरू में चले गए। और कुछ वर्षों के बाद
उन्होंने वो पक्ष छोड़कर फिर से शुद्ध आयुर्वेद में रहना पसंद किया। वैसे भाग्यवडेकर शास्त्री का एलोपैथी का अनुभव बहुत अच्छा था, ज्ञान अच्छा था। वेडी माधव शास्त्री के बारे में मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने एलोपैथी पढ़ी हो इस प्रकार से। मैंने भी कुछ नहीं पढ़ी है, कोलटकर सर ने भी एलोपैथी कुछ भी नहीं पढ़ी है। फिर भी हम सभी ने प्रैक्टिस तो अच्छी की है, कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की वाली बात नहीं। तो इंटीग्रेशन का माहौल क्यों शुरू हुआ? तो इसके लिए एलोपैथी में जो संशोधन होता रहा फार्मेसी के द्वारा खास करके और टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसका ये नतीजा इस प्रकार का है। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शोध या उसकी खोज माइक्रोस्कोप के जरिए हो गई, उससे रोग होते हैं ये भी पता चला। और फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन पर काम कर रहे थे और पेनिसिलिन का बड़े पैमाने पर उपयोग दूसरे महायुद्ध के दरमियान हुआ, तो इन्फेक्शियस डिसीजेस बहुत जल्दी कंट्रोल में आ गए। दूसरी जगह फार्मेसी में ये पहले एनालिसिक ड्रग्स आई एस्पिरिन से लेकर, फिर स्टीरॉइड्स आई जिसका जादू जैसा परिणाम तमकश्वास संधिगतवात वगैरह में दिखने लगा। टाइफाइड हमारे हिसाब में बहुत लंबा चलने वाला, द्विगुण सप्तमी यावन नवम एकादशी था ऐसा त्रिदोष मर्याय मर्यादा मोक्षाय च वधाय छ। तो ये काफी दिन तक चलता था। जैसे क्लोरेम्फेनिकॉल आ गया तो टाइफाइड के मरीज बहुत जल्दी ठीक होने लगे। फिर बाद में उसको जब प्रतिकार शक्ति हो गई उसके खिलाफ, तो ये अभी मुंह पे था नाम, ठीक है याद आएगा, तो वो सामने आया, उसका प्रयोग शुरू हुआ। सो इस प्रकार से ये एंटीबायोटिक्स का सिलसिला चला, सिप्रोफलॉक्सासिन, इसका सिलसिला चलता रहा। फिर हार्मोन्स आए और थायराइड वगैरह के केसेस में उन्होंने जादू परिणाम दिखाई देना आरंभ किया। एक्सरे आया पहले और हड्डियों के अस्थिभंग के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से मिलने लगी। फिर एमआरआई स्कैन, फिर ये सीटी स्कैन आए, पेट स्कैन आए, एमआरआई स्कैन आए, और ये अभी भी चल रहा है, उसमें तरक्की हो रही है। 32 स्लाइस, 64 स्लाइस, 128 स्लाइस वगैरह वगैरह, और सूक्ष्म सूक्ष्म इस प्रकार का ज्ञान होता जा रहा है। गायनेकोलॉजी में ये आईयूआई आईवीएफ टेक्निक्स आ गई, रिप्लेसमेंट सर्जरीज आ गई काफी सारी। तो लाक्षणिक उपशम, सिम्टोमेटिक रिलीफ, ये एलोपैथी का बनाया गया प्रिंसिपल है इलाज करने के लिए, और खास करके फार्मेसी इसी दृष्टि से उद्दिष्ट से काम करती है। और फिर उससे जुड़ी पैथोलॉजी है। ये शुगर लेवल एवढी इतनी हाई है, ये ड्रग दे दिया शुगर लेवल कंट्रोल हो गई, इंसुलिन दे दिया शुगर लेवल कंट्रोल हो गई, थायराइड लेवल इस प्रकार से कंट्रोल हो गई।
अगर ये ओहम बढ़ नहीं रहा है, रप्चर नहीं हो रहा है, ये हार्मोन्स दे दिए, रप्चर हो गया, उसको कैच किया, आईवीएफ किया वगैरह वगैरह, इस प्रकार से टेक्नोलॉजी आगे निकल आई। इन सभी का गहरा असर सभी वैद्यकों पर, आयुर्वेद भी उसमें अपवाद नहीं है, होम्योपैथी भी नहीं है, और जनसामान्य पर पड़ गया। लोग समझने लगे, अरे क्या साइंस है एलोपैथी का। एक गोली, एक इंजेक्शन, बस तुरंत आराम, इस प्रकार से। ना कोई पथ्य परहेज करने की झंझट है, ना कुछ समझने की झंझट है परहेज वगैरह। सिर्फ दवा ले लो, आप खुश हो जाओ, इस प्रकार से। तो उस समय में बड़े बड़े वैद्य भी उसमें बह गए। तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में BAM&S इस प्रकार का अभ्यासक्रम चला है। पहले DSC, DASF वगैरह इस प्रकार के अभ्यासक्रम। तो BAM&S ये इंटीग्रेटेड कोर्स था। और उसमें एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों पढ़ाते थे। आयुर्वेद पढ़ाने वाले भी अच्छे वैद्य थे, पुरुषोत्तम शास्त्री नानल से लेकर मामा गोखले वगैरह जिस प्रकार के वैद्य थे। फिर भी एलोपैथी में भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे, किणिकर डॉक्टर थे, या पुणे में इस प्रकार के डॉक्टर थे। और उनके जरिए उनका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा होता रहा। तो लोगों ने आयुर्वेद छोड़ ही दिया और केवल एलोपैथी प्रैक्टिस करने लगे। और उन्हीं में से अध्यापक बने। और आगे चलकर जब ग्रांट्स शुरू हुए, पहले तो ये सब ऑनररी था। 1 रुपया 1 महीने के लिए, बरस के लिए देते थे, और मानधन करके। और फिर 1 रुपया लेकर भी लोग आते थे सिखाने के लिए। ऐसी स्थिति नहीं थी कि अध्यापकों की कमी थी। लेकिन ये यूजीसी का माहौल शुरू हो गया, और फिर अभी तो काफी बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलती है आयुर्वेद कॉलेज में। तो फिर छात्रों को ऐसा लगा कि बस BMS से बात होने वाली नहीं है, प्रैक्टिस तो करनी नहीं है। अध्यापक बन जाएंगे तो भी काफी आमदनी होती है, तो MD करवाना जरूरी है। और MD को जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह इस प्रकार से है, उसके लिए क्लास लगाएंगे। क्योंकि वो तो टेक्निक है। और फिर उसके आधार पर एक बार किसी इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट की तरफ से एडमिशन मिल जाए, जामनगर हो, BHU हो, जयपुर हो, या दूसरा कोई कॉलेज लखनऊ वगैरह इस प्रकार के हो, अहमदाबाद में हो, जहाँ स्टाइपेंड मिलती है। तो ये तो काफी अच्छी स्टाइपेंड मिलती है। और फिर MD होने के बाद कॉलेज में लग जाएंगे। और सिखाना क्या है, हमें खुद आता नहीं है कुछ। जो इस प्रकार का माहौल चलता आ रहा है उसी प्रकार का माहौल चलता रहेगा। और बस रिटायर हो जाएंगे इस प्रकार के तनख्वाह लेते लेते। आगे जैसे आम आदमी सर्विस करके रिटायर होकर जीता है, उस प्रकार से जिएंगे। तो ये सिलसिला अब भी चल रहा है। सभी को मालूम है कि आयुर्वेद में शिक्षा का जो माहौल है बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई पढ़ाता ही नहीं है, किसी को ज्ञान ही नहीं है। सभी इंस्टीट्यूट की यही अवस्था है। और फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक में तो ये नॉन एडेड कॉलेजेस इतनी बड़ी मात्रा में निर्माण हुए, इसमें राजकारणी लोग घुस गए, उन्हें पता चला कि इसमें पैसा है, लोग डोनेशन देते वगैरह लेके वगैरह आते हैं। तो जैसे बाकी इंस्टीट्यूट चलाते हैं वैसे इसी करके इस प्रकार के इंस्टीट्यूट चलानी है। किसको आयुर्वेद से कुछ लेना देना है, कुछ भी नहीं है।
अपवाद है, लेकिन बहुत ही अपवाद ही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे बड़े पैमाने पर बीएमएस निर्माण हुए। जब ये ध्यान में आया कि बीएमएस होकर कोई आयुर्वेद की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, तो फिर से ये कांटा शुद्ध आयुर्वेद की तरफ झुक गया। वेणुमाधव शास्त्री जोशी, बागेवाडीकर फिर से शुद्ध आयुर्वेद के पक्ष में आ गए। लेकिन कॉलेज का माहौल जब तक बदलेगा नहीं, तब तक शिक्षा पद्धति में सुधार होना अशक्य है। तो मैंने ये बात भली भांति समझ ली और मैंने कहा कि हम यूजी में ही छात्रों पर प्रभाव डालेंगे, यूजी में ही छात्रों को शिक्षा देने की कोशिश करेंगे ताकि उसमें से अच्छे वैद्य बने, अच्छे अध्यापक बने। उनमें से जो एमडी करेंगे वो खुद प्रैक्टिस भी करेंगे और सिखाएंगे, तो शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आएगा। वो अच्छी तरीके से सिखा पाएंगे, उनको छात्र भी मिलेंगे इस प्रकार से। और इसलिए गुरुकुल सिस्टम ही अच्छी है। इसलिए मैंने ये गुरुकुल के जगह के लिए काफी खोज किया और पहला गुरुकुल हमने पाली गणपति के नजदीक खोपोली के यहाँ शुरू किया। तो उसमें मेरे और कोल्हटकर सर के मिलके 40 छात्र इकट्ठा हुए। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि एक बड़ा प्लान है और आप आ जाइए। पहले तो कुछ बताया नहीं था कि क्या करने वाले हैं, क्या बोलने वाला हूं मैं वगैरह इस प्रकार से। जब सब इकट्ठा हुए और मैंने लेक्चर दिया 1-1.5 घंटे का, तो मैंने कहा कि कोल्हटकर के जमाने में भी यही समस्या थी कि मूल ग्रंथ पढ़े नहीं जाते हैं, टीकाओं का अध्ययन नहीं हो रहा है, हम मूल ज्ञान के मूल स्रोत से अलग इस प्रकार के हो गए हैं। तो उसको पुनरुज्जीवित करना है, तो हम गुरुकुल चलाएंगे और एक ग्रंथ सिखाएंगे, वाग्भट सिखाएंगे शुरू में इस प्रकार से। सभी ने बात मान ली। हमें शुरू में ऐसा लगा था, कोल्हटकर प्रतिष्ठान के जरिए शुरू करना, ऐसा निश्चय हुआ। तो मुझे भी ऐसा लगा था कि सुबह 5 से रात 10 साढ़े 10 तक पूरे विद्यार्थी एंगेज हो जाते हैं इसमें, तो शायद उन्हें दिलचस्पी नहीं होगी, छोड़ के जाएंगे वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक तो सिखाने वाले डेडिकेटेड थे, आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स थे, और जो ज्ञान दिया जा रहा था उसके साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी थे। तो सभी प्रभावित रहे और ये सिलसिला चलता रहा। कोविड-19 के वजह से इसमें रुकावट आ गई, नहीं तो ये निरंतर बरस में 2-3 बैचेस इस प्रकार की चलती रही। और इसमें से कई छात्र एमडी होकर कॉलेज में लग गए, दूसरा कुछ करने लगे इस प्रकार से, कुछ औषधिकरण में भी लग गए। सिखाने लगे अपने अपने छात्रों को, अपने अपने क्लिनिक्स में। मूल ग्रंथों का जिक्र होता रहा, चलता रहा, और उसके साथ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस बढ़ने लगे। तो अभी माहौल काफी अच्छा है। फिर भी एक बार ये गुरुकुल करने के बाद लोग मूल ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। हमारा जो प्रयास चल रहा है वो उसी दृष्टि से चल रहा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा छात्र जुड़ जाए पूरे भारत भर से। अब तो हिंदी में कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन इतना मूल ज्ञान लेने की अपेक्षा नहीं रहती है। लोगों को ऊपर ऊपर ज्ञान चाहिए, तुरंत मुझे प्रैक्टिस में मैं क्या कर सकूं इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। मूलभूत तत्व ज्ञान सीखने के लिए रुचि बहुत कम लोगों की इस प्रकार की होती है। लेकिन जब ये बात शुरू हुई
तो विचारों में परिवर्तन आने लगा। शुरू में मैं भी इस प्रकार से सोचता था कि मुखपाक का कोई पेशेंट है तो हमें तो मालूम था कि मुखपाक के B12 या इसकी डिफिशियंसी से होता है। तो मैंने कोलटकर सर से पूछा था कि ये हम दवाइयों में B12 कैसे दे देंगे? तो सर बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो हमारा निदान क्या है उसके ऊपर निर्भर रहेगा। ज्यादातर पित्त का होता है तो पित्त शामक चिकित्सा करनी पड़ती है, रक्त दुष्टि होती है तो रक्त दुष्टि की चिकित्सा करनी पड़ती है। और फिर उसमें विटामिन बी है या नहीं है उसका कोई लेना देना नहीं है, पेशेंट को ठीक होना चाहिए। तो हम अपनी दृष्टि से देखेंगे। मैं फर्स्ट ईयर में था उस समय में, और यही सिलसिला बहुत सारे छात्रों का अभी भी होगा। कि अरे ये कोविड-19 का इंजेक्शन, ये इन्फेक्शन है, ये वायरस किस प्रकार का है, एंटीवायरल हमारे इसमें क्या है, ग्रंथों में क्या है। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे दृष्टि से उसका निदान क्या होना है, ज्वर करना है या और कुछ करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और इस प्रकार के इन्फेक्शियस डिसीजेस, चाहे स्वाइन फ्लू हो, डेंगू हो, कोविड हो, हमारा दृष्टिकोण क्या होना है, हम उसको निज विकार मानेंगे या आगंतु विकार मानेंगे? क्योंकि इंटीग्रेशन में लोग फिर आगंतु विकार समझना है, इस प्रकार से कहने लगे। विशेषता डेंगू एक बार क्योंकि ये मॉस्किटो से अगर फैलता है तो इसको आगंतु विकार माने वगैरह इस प्रकार से। फिर संक्रामक रोग है उसके बारे में सोचे, जनपदोद्भवसनीय के बारे में सोचे वगैरह वगैरह। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, ये इंटीग्रेटेड विचार और शुद्ध आयुर्वेदी विचार, ये सिलसिला चलता ही आ रहा है। और कुछ वैद्य ऐसे भी हैं जो कहते हैं मुझे एलोपैथी से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा अपना अपना निदान होगा, मेरी अपनी अपनी चिकित्सा होगी। जैसे गोलटकर सर ने मुखपाक के बारे में बताया था। अब ठीक है, हमारा मतलब रुग्ण ठीक होने से है। अगर हम भली भांति आयुर्वेदीय निदान करते हैं, आयुर्वेदीय चिकित्सा देते हैं, उससे उपशम मिल जाता है, रोगी ठीक हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ठीक नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है, तो क्या करेंगे? तो विचार धन कहाँ से आएगा? तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि विचार धन हमारे मूल ग्रंथों से ही आएगा। सीधी तरीके से आएगा या नहीं आएगा ये एक अलग बात है। कि बुक पिक्चर है, ये इस प्रकार की बीमारी है, उसको दे दो, ऐसा आज के रोगों के बारे में नहीं बता सकते। कैंसर की बात ले लेंगे तो उसको शायद हम मांसार्बुद रक्तार्बुद भी कहेंगे, उससे सबसे नजदीकी वही माना जाता है अर्बुद। लेकिन उसमें रक्तार्बुद और मांसार्बुद असाध्य है और उसके बारे में कुछ भी चिकित्सा नहीं दी है, कुछ भी नहीं बताया क्या करना है उसके बारे में, असाध्य है, छोड़ दो। तो करेंगे कैसे इस प्रकार से? तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ऐसे हालात में मूल ग्रंथों का अध्ययन हमें किस दृष्टि से उपयुक्त होगा? तो तुम्हें स्पार्क मिलेंगे सीधा। मुळात प्रश्न एक वेगळाच आहे. आता समजा ॲलोपॅथी वगैरे नाही म्हणलं ठीक आहे, पण पॅथॉलॉजिकल इन्व्हेस्टिगेशन जर केलं नाही तर आपल्यालाही कळत नाही की नेमकं काय झालंय. तर तिथलं उत्तर आयुर्वेदाचं काय असणार आहे? येईन त्या मुद्द्यावरती। तो अभी ये सूक्ष्माति सूक्ष्म वगैरह भावों का जो ज्ञान होता रहता है मॉडर्न टेक्निक से, वो एलोपैथी ने उसको अपने तरीके से मोल्ड किया है, अपने तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया है, उसके आधार पर उनकी साध्यासाध्यता, रोग वगैरह वगैरह बातें निश्चित होती है। और अगर वो बात हम अपने तरीके से समझ नहीं पाएंगे, आयुर्वेद की दृष्टि से समझ नहीं पाएंगे,
गंभीरता रोग की हमारे समझ में नहीं आएगी तो कैसे करेंगे, ये एक अहम मुद्दा है। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो करते रहो। अब इन्वेस्टिगेशंस के जरिए बह जाना भी पॉसिबल है। हम अपना विचार छोड़ देंगे और केवल एलोपैथी की दृष्टि से विचार करने लगेंगे, ये बड़ा नुकसान है अगर हम इस प्रकार से होता है। तो तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा अनुभव, इसके आधार पर तुम्हारी सोच रहती है, तुम्हारी बुद्धि क्या होगी ये रहता है। अगर हमारा आयुर्वेद का बेस अच्छा नहीं हो, हमने भली भांति ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया हो और समझ नहीं पा रहे हो, तो शायद आप बह जा सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। एलोपैथी में बह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाओगे हमारी दृष्टि से। लेकिन अगर हमारी आयुर्वेद की रेखा उससे बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो ये ठीक है कि ये एलोपैथी की रेखा है, छोटी है, उसका भी एक ज्ञान है कुछ इस प्रकार से, कुछ हद तक उसका फायदा उठाना है, लेकिन उसमें बह नहीं जाना है। ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और फिर शुद्ध आयुर्वेद को करते रहेंगे या इस प्रकार से बायोमेडिकल साइंसेस, एलोपैथी ऐसा मत समझो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह वगैरह, ये जो बाकी शास्त्र इस प्रकार के हैं उसके बारे में शायद जानकारी ले सकेंगे, सेल बायोलॉजी के बारे में जानकारी ले सकेंगे वगैरह वगैरह के बारे में। फिर भी हमारा सर्वांगीण दृष्टिकोण और हमारे सभी विचार, दोष दूष्य अग्नि वगैरह, ये तो छोड़ने ही नहीं है, ये तो करते ही रहने। तो मूल रूप से इन सभी भावों का विचार करना है और फिर उसमें एक हिस्सा एलोपैथी के निदान का भी हो सकता है। जैसे दुष्यं देशम बलं कालम अनलम प्रकृतिम वया, उसमें एक एलोपैथी का निदान, एलोपैथी के दृष्टि से अवस्था, ये भी एक बात हो सकती है। सभी भावों को ध्यान में रखते हुए उसको भी एक कमरे में रखेंगे, एक कप्पे में रखेंगे कि ये भी एलोपैथी का इस प्रकार का निदान है और उनके हिसाब से साध्या साध्या अवस्था किस प्रकार से है वगैरह वगैरह। लेकिन उसका उतना ही महत्व होना चाहिए, उससे ज्यादा महत्व उसको नहीं मिलना है। केवल हमारे समझ में ये बात नहीं आए कि बहुत ही गंभीर रुग्ण है और हमें कुछ पता ही नहीं चला, अचानक डेथ हो गई इस प्रकार से, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चाहे रिष्ट लक्षणों के आधार पर करो, चाहे दूसरे किसी तरीके से करो, लेकिन जो आदमी अचानक सीरियस टर्न लेगा, ये पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है जब हम इंटीग्रेशन में घुसते हैं तो सिर्फ एलोपैथी चलती रहती है, आयुर्वेद पिछड़ जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। तो मूल रूप से हम आयुर्वेद के छात्र हैं, हमें आयुर्वेद आना ही है, हमें आयुर्वेद करना ही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अब इस प्रकार की स्थिति आती है कि हमारी लिमिटेशंस है। ये बहुत सारे लोग शास्त्र के लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं, वो तो मूर्खता है शास्त्र के लिमिटेशंस के बारे में बोलना। हमने कहाँ शास्त्र जाना है कि हम शास्त्र के लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे? कि हमें तो शास्त्र के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो शास्त्र के बारे में अगर कुछ पता नहीं है तो शास्त्र के लिमिटेशंस के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? तो हमारी लिमिटेशंस है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और वैसे एलोपैथी के डॉक्टर की भी लिमिटेशंस होती है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके साइंस में लिमिटेशंस है, ये भी बात सही है। जो अच्छे बुजुर्ग एलोपैथी के डॉक्टर्स वो तो जानते हैं कि उनके शास्त्र में काफी क्षतियां हैं, काफी
शॉर्टफॉल्स इस प्रकार के हैं, तत्वज्ञान ही नहीं है उसका उस प्रकार से। लेकिन जिनको अनुभव नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो तो बताते रहेंगे नहीं नहीं ये यही साइंस है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये रहेगा कि हमें सोचते तो रहना चाहिए, लेकिन हमारी खोज आयुर्वेद ग्रंथों में ज्यादा इस प्रकार की होनी चाहिए। हमें आयुर्वेद मूल रूप से समझ लेना है, चाहे कुछ हद तक हमें एलोपैथी समझनी पड़े। तो just to extend the pratyaksha, anuman and yukti, all other sciences should be utilized. यही बात डिफिकल्ट होती है कि उसमें बह जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर एक बार हम इस प्रकार से बह जाएंगे तो काफी मुश्किल इस प्रकार की हो जाएगी, उससे फिर से वापस आना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। तो बहुत सजग रह के ये करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि हमारी बुद्धि जो निर्माण होती रहती है वो हमारे अनुभव, हमारे ज्ञान के ऊपर निर्माण होती रहती है। तो इस प्रकार के मोड़ आते रहते हैं जिंदगी में। अभी मैंने ये बायोस्कैन के बारे में जैसे बताया, बायोफील्ड टेक्नोलॉजी, और एब्स्ट्रैक्ट जो भाव है, उन एब्स्ट्रैक्ट भावों को भली भांति समझने के लिए अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो ठीक है, हम उसके आधार पर पंचकोशों के बारे में अगर ज्ञान करवा लेते हैं, हम उसके आधार पर दोष धातु मल के बारे में ज्ञान करवा लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी तो हम वैसे ही हम इसमें भी प्रयोग कर रहे हैं। वेबिनार कंसेप्ट जो है इंटरनेट पर निर्भर है, और ये रिसेंट कंसेप्ट्स है सभी। इसके जरिए विश्व भर में कहीं भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं, लोग सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं इसमें उपलब्ध है। तो टेक्नोलॉजी एक तरीके से बढ़ती जा रही है, इम्प्रूव होती जा रही है, और हम भली भांति उसका प्रयोग जरूर कर सकेंगे, उसमें कोई संदेह की नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए अगर हम एलोपैथी में चले जाएंगे, एलोपैथी में के बारे में सोचते रहेंगे, तो आयुर्वेद के बारे में सोचना किसकी जिम्मेदारी है? एलोपैथी के डॉक्टर की तो है नहीं, होम्योपैथी के डॉक्टर तो है नहीं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि आयुर्वेद के बारे में सोचना। वो सोचना छोड़कर अगर हम एलोपैथी में घुस जाएंगे, तो जैसे अभी माहौल पूरे देश का है कि बीएमएस इतने लोग हैं, लेकिन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स करने वाले कितने हैं? सभी एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले। अब तेजी से यह वातावरण बदल रहा है, फिर भी महाराष्ट्र और केरला छोड़कर सभी जगह कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं अभी केंद्र सरकार या राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने भी इसके बारे में योजनाएं बनाई, गुरुकुल पद्धति को फिर से प्रोत्साहित करने के लिए वैद्यों के पास छात्रों को स्टाइपेंड देकर भेजा इस प्रकार से, और उसमें जो अंतर है उसके बारे में कुछ निकष रखे, कम से कम इतना अंतर तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा अंतर हो तो चलेगा। लेकिन फिर भी ये बात नहीं हो रही, जितनी तरीके से चाहिए उतने तरीके से नहीं हो रही। और फिर वहां गुरु कौन बनेंगे, ये थोड़ा अजीब माहौल है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में कौन गुरु बनेगा इस प्रकार से? तो मैं खुद इस प्रकार से करवाना चाहता हूं। हमारे यहाँ छात्र सीखने के लिए आए और डेडिकेटेड टू क्लिनिक और अध्ययन इस प्रकार से रहे। अगर उनको कुछ स्टाइपेंड देना है तो मैं उसके बारे में भी सोचूंगा।
कैसे किसकी जरूरत है ये भी हम देखेंगे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये नॉलेज स्प्रेड होना चाहिए, मूल ग्रंथों का अध्ययन स्प्रेड होता जाना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लेते रहने चाहिए। पंजाब से 2 छात्र पीछे है, अभी राजस्थान से 2 छात्र यहाँ पे है, नावको एक जापान से स्टूडेंट आई थी, और वैसे बाकी वैद्यों के पास भी इस प्रकार के छात्र है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो धीरे धीरे ये माहौल बदल रहा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो वेबिनार टेक्नोलॉजी है उसके जरिए तो काफी अच्छा काम कर सकते हैं, काफी लोग उन तक पहुंच सकते हैं। फिर भी ये बात हो नहीं रही है, जितनी पैमाने पर होनी चाहिए उतनी पैमाने पर नहीं हो रही है। और इसमें जो पूर्व संस्कार है छात्रों पर, 12वीं उत्तीर्ण होकर आते हैं, आयुर्वेद के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है, एमबीबीएस में एडमिशन मिली नहीं इसलिए आयुर्वेद में आ गए हैं, और महाराष्ट्र में तो एलोपैथी भी कर सकते हैं। तो ये एक रेगुलर वे हो गया कि अभी आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला, एलोपैथी करनी है तो बीएमएस करो, एलोपैथी करो। पुणे में रहकर जो बीएमएस होकर एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं वो तो मैं समझता हूँ कि कम नसीब लोग हैं। इतना अच्छा माहौल पुणे में है और इतने सारे वैद्य है, तो पुणे में आयुर्वेद नहीं सीखेंगे तो उनका दौर्भाग्य है ये, कि कोई उनको ये पसंद नहीं आया इस प्रकार से। लेकिन अगर इसमें परिवर्तन लाना है तो हमारी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और ये आसान नहीं है, माइंडसेट जो बात है ये आसान नहीं है, क्योंकि ये अनुभव और अपनी सोच के आधार पर, ज्ञान के आधार पर बनते रहते हैं। और फिर हम सीखना नहीं चाहते, आयुर्वेद सीखना नहीं चाहते, आयुर्वेद करना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति होती है। फिर भी मैं मानता हूं कि पिछले कई वर्षों से अभी कहीं अच्छी स्थिति है, इसमें संदेह की बात नहीं है, और ये और सुधरती जाएगी, इसमें भी मुझे कोई संदेह नहीं है। और जब तक वैद्यों की संख्या नहीं बढ़ेगी, अच्छे वैद्यों की संख्या नहीं बढ़ेगी, तब तक आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी का फायदा नहीं होगा। या बालाजी तांबे ने या पतंजलि ने, रामदेव बाबा ने आयुर्वेद को काफी पॉपुलर बनाया, लेकिन अगर पॉपुलर बनने के बाद आयुर्वेद के पास जो मरीज आते हैं वो ठीक नहीं हो पाएंगे, तो ये उल्टा असर होगा कि आयुर्वेद के हमने ट्रीटमेंट ले ली है और उसका फायदा नहीं हुआ है, तो दूसरे किसी वैद्य के पास जाने के लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं उसको समझाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सभी विचार जो है वो हमारे अनुभव और हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर है, उससे हम किस दिशा में चले जाएंगे, क्या करेंगे, क्या एक्शन करेंगे, ये निर्भर इस प्रकार का रहेगा। उसमें हमारा झुकाव आयुर्वेद में होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि एक बहुत सारे भाव जानने योग्य है, उसमें एलोपैथी का डायग्नोसिस या एलोपैथी के अनुसार साध्यासाध्यत्व विवेक जो है वो भी हमें जानना जरूरी है, ऐसा मानेंगे। लेकिन मूल रूप से विचार तो आयुर्वेद के ही होने हैं, और ये बात अगर होती रहती है तो माहौल बदलेगा। तूने कहा है, अगर कोई व्याधि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग असाध्य हो लेकिन एलोपैथी में वो ट्रीट हो सकती है, चाहे सर्जिकल या मैकेनिकल, तो उसका क्या करें? उसमें ऐसा है, ये मरीज हमारे पास आएंगे नहीं। अभी भी माहौल ऐसा है कि जब एलोपैथी खत्म होती है तभी आयुर्वेद के बारे में सोचते हैं अल्टरनेटिव के रूप में, भारत में भी।
हमारे ही देश में हमारा ही शास्त्र अल्टरनेटिव है, वो भी अगर किसी से पता चला तो, पता नहीं चला तो वो भी नहीं, लोग ऐसे ही मर जाएंगे एलोपैथी में। लेकिन मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इसके लिए आयुर्वेद या दूसरे कोई शास्त्र है इस प्रकार से। जैसे तो कोई शुरुआत से आयुर्वेद में आ रहा है या फिर कोई ट्रीटमेंट सिर्फ ये आयुर्वेद का बहुत ही ले कम होते हैं ऐसा। हाँ, तो उसका मतलब तो उनको फिर नहीं नहीं, ऐसा है, उसमें इन्वेस्टिगेशंस अगर करेंगे, इसमें एक अहम मुद्दा है कि अगर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो एलोपैथी में क्या है उसके बारे में पता चलेगा। और एलोपैथी में अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है और हमारे पास नहीं है, ऐसी अगर स्थिति, हमारी स्थिति से यहाँ दृष्टि से असाध्य इस प्रकार की अवस्था हो तो अगर हमारा दृष्टिकोण जो है वो व्यापक होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण अगर गलत हो गया, योगो जोशी ने एक बार कहा था कि अच्छा प्रैक्टिशनर कौन होगा, कौन समझेंगे, किसको हम अच्छा प्रैक्टिशनर समझेंगे? तो जिसको ये मालूम है कि कौन सी केस ट्रीट करनी है और कौन सी केस रेफर करनी है, वो अच्छा प्रैक्टिशनर। तो अगर हमें पता चलता है कि नहीं ये ठीक नहीं होने वाला तो भेज दो उसको किसी दूसरे डॉक्टर वैद्य के पास। लेकिन वहां जाकर अगर वो ठीक हो गया तो फिर वो हमें कोसेगा कि अरे इसने तो कह दिया कि कुछ नहीं होगा और ये तो मैं तो ठीक हो गया इस प्रकार से। लेकिन ये बहुत ही कम लोग होंगे इस प्रकार से। जहां जहां एलोपैथी का ऑप्शन अवेलेबल है, संजय पेट से कहता है कि वो तुम सब पहले पूरे करो, जो भी तुम्हें एलोपैथी में करना है वो पूरे करो, फिर ही हमारे पास आओ, उसके होता नहीं है तो ये बात थोड़ी अजीब इस प्रकार की कंडीशन हर्निया में आ सकती है। हमारे यहाँ प्राप्त फलक कोश क्या असाध्य बताया गया है, एलोपैथी में तो ट्रीट होता है सर्जरी के जरिए इस प्रकार से। तो ऐसे स्थिति में हम उस पेशेंट को सलाह दे दे क्या कि तुम एलोपैथी का करो इस प्रकार से, तो दे सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है इसमें कि तुम करवा लो ऑपरेशन इस प्रकार से। लेकिन इतने सारे मरीज एलोपैथी में है जिनके पास कोई उत्तर नहीं है, वो हमारे पास आ नहीं रहे, वो तो भेज नहीं रहे, और हम आयुर्वेद को लेकर उनके पास पहुंच नहीं रहे। तो ये इतना बड़ा है, ये 1% होगा तो 99% वही होंगे कि जिसमें एलोपैथी में कुछ भी नहीं है, केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ देते रहते हैं और उनको मालूम ही नहीं होता कि इसके लिए कुछ उपाय होते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार ही नहीं है उतना इस प्रकार से। तो अगर हम हमारी कमी है कि हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं इस प्रकार से, और एलोपैथी में अगर कर पा रहे हैं तो एक अलग इस प्रकार की स्थिति होगी। प्राप्त फलकोश में भी रिड्यूसिबल हर्निया और नॉन रिड्यूसिबल हर्निया, ये दो अलग है। अगर रिड्यूसिबल है हमारे हिसाब में तो हमारे हिसाब में भी साध्य होना चाहिए, और हमने कहाँ प्रयोग किए वो अग्निकर्म वगैरह जो है उसमें बताया है, किन वैद्यों ने उसके बारे में प्रयास किए हैं। तो जब तक हम पूरी तरीके से आयुर्वेद की चिकित्सा नहीं करेंगे तब तक हमारे मन में रहेगा अरे ये तो हमारे दृष्टि से असाध्य हो रहा है और एलोपैथी में साध्य है इस प्रकार से। तो हमारा अनुभव, हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए, तो इस प्रकार के मुद्दे सामने नहीं आएंगे, इस प्रकार के विचार मन में नहीं आएंगे और वो लोग कभी कभी कोसते हैं एलोपैथी वाले, जब आयुर्वेद की यहाँ से कोई मरीज एलोपैथी में चला जाता है, चाहे पंचकर्मा को खुद व्यापक हो गया हो और जबरदस्ती अस्पताल में दाखिल करना पड़ा, तो बोलते ये क्या कर रहे हैं पंचकर्मा इस प्रकार से, और कितना बड़ा नुकसान हुआ मरीज को वगैरह वगैरह, और एक अच्छा मौका मिल जाता है उनको आयुर्वेद की निंदा करने का। लेकिन एलोपैथी में इतने सारे मरीज मर जाते हैं, कुछ नहीं होता है, बिगड़ते जाते हैं, उनके बारे में कोई नहीं कोसता एलोपैथी को निंदा नहीं करता, अरे ये क्या कर रहे थे, परहेज करना जरूरी था, परहेज तुमने बताया नहीं कभी इस प्रकार से,
और मरीज इतना बिगड़ गया कि उसकी मौत हो गई इस प्रकार से। तो ये सभी विचार जो है वो हम डटे रहेंगे, हम आयुर्वेद को भली भांति समझने की प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते रहेंगे, तो धीरे धीरे ये स्थिति होगी जो चरक वगैरह की है, आत्रेय महर्षि की है। शक्यम अस्माभिः अस्मद्विदेश्चान्यैः तथा प्रतिविधातुं तथा सिद्धेदेवम् औषधम् एकान्तेन, कि हम और हमारे जैसे वैद्य औषध देंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा ही, रोगी ठीक होगा ही, ये कॉन्फिडेंस हम में है। और वो अग्निवश को कह रहे हैं कि पंचकर्म से व्यापद न हो, इसलिए पंचकर्म व्यापद को दुरुस्त करने के लिए जो भी संभार है वो भी इकट्ठा करो। तो अग्निवेश ने उसके ऊपर सवाल पूछा कि असम्यक प्रयोग निमित्त व्यापद होते हैं, तो अस्माभिः तथा प्रतिविधातव्यम यथा सिद्धेदेवम् औषधम् एकान्तेन। तो हमें पहले गलती करे और फिर उसको सुधारे, ये कैसे करना है? ये नहीं करना है। तो आत्रेय ने जवाब दिया है कि हमें पॉसिबल है, लेकिन सभी लोगों के लिए, और ये अग्निवेश को कह रहे हैं तो बाकी वैद्यों की क्या कथा? तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम ज्ञान के बारे में, अनुभवों के बारे में सजग रहेंगे, हमसे गलती न हो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा मरीजों को आकृष्ट करते रहेंगे और जीवन दान देंगे। तो सनातनत्वात् वेदानाम अक्षरत्वात् तथैव च चिकित्सितात् पुण्यतमं न किंचिदपि शुश्रुमा। चिकित्सा से पुण्यतम कुछ भी नहीं है। नहीं जीवित दानाति दानम अन्यद् विशिष्यते तस्मात् उपाचरेत् स्वेन स्वेन निस्व तपस्विनः। तो इस प्रकार से सभी के बारे में सोचना है। तो ये बात आरंभ हुई, ये असात्म इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध परिणाम, और असात्म इंद्रियार्थ संयोग ये इंद्रिय से जुड़ा है, प्रज्ञापराध बुद्धि से जुड़ा है, और बुद्धि इस प्रकार का निर्णय क्यों करती है? गलत डिसीजन क्यों लेती है? तो वो जो तुम्हारा जो उपटन नहाने के लिए आयुर्वेद में बनते हैं, उसमें क्या क्या डाल